हेलो बच्चों, पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद कल मैंने देखा कि बिहार सरकार ने दरोगा की वैकेंसीज जो है अच्छी मात्रा में सीटें आई हैं और अगली जो बीपीएससी की जो 66वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो भी वैकेंसी आने वाली है। 2-4 दिनों में ही निकलने वाला है, लगभग 1100 पोस्ट के आसपास। तो अच्छी मात्रा में वैकेंसीज आ रही है। तो मैंने सोचा कि इन दोनों परीक्षाओं में चूंकि जीएस महत्वपूर्ण होता है, तो इस वजह से मैंने निर्णय लिया कि आप लोग की ऑब्जेक्टिव्स की जो तैयारी है वो बिल्कुल बिंदुवार हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इस प्रकार से मैं सीरीज में दूं ताकि आप लोग की संपूर्ण तैयारी हो जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग लगातार मेरे तमाम टेस्ट सीरीज को भी ध्यान में रखे हुए पूरा आप करेंगे तो पीटी तो कोई रोक नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं रोक सकता। अगर इतना प्रश्न भी आप याद कर जाएं जितना दे रहे हैं तो वो उसी में से आएगा, वो निश्चित आएगा। आप जान लीजिए 100+ तो मेरे टेस्ट में से तो प्राचीन से ही चला आ रहा है, हमेशा रहता है। तो आप निश्चित रूप से इस अनुभव का फायदा उठाएं और मैं लगातार देने की कोशिश करूंगा प्रतिदिन। वो 2 चीज़ों मैं लेके चल रहा हूँ, एक तो मैं एक टेस्ट सीरीज भी चलूंगा और 2 जो सब्जेक्ट्स के जो भेज रहा हूँ वो तो चलता ही रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं जो इंटरव्यू के छात्र हैं उनके लिए भी मैं वीडियोस, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, मैं लगातार देता रहूँगा। तो आप लोग इसको प्रतिदिन बनाएं और नियमित रूप से जहाँ चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उस पर तो दूंगा ही, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चलता रहेगा। और ये बिल्कुल बीपीएससी और दरोगा को इम्फेसिस दिमाग में रखते हुए मैं इम्फेसिस डालूंगा, उसको केंद्र में रखकर ही ये क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। तो आप ध्यान में रखिएगा, वो बहुत ही फायदा करेगा आपको। तो आज जो मेरा पहला है वो है बिहार का इतिहास। बिहार के संबंध में मैं क्वेश्चंस जो सेगमेंट बाई, एक दिन मैं बिहार का इतिहास दे रहा हूँ, दूसरे दिन मैं हिस्ट्री पर क्वेश्चंस दूंगा, तीसरे दिन मैं इकोनॉमिक्स पर दूंगा, चौथे दिन पॉलिटी पे दूंगा, 5वें दिन मैं ज्योग्राफी पे दूंगा, 6ठे दिन मैं साइंस टेक पर दूंगा, फिर करंट दूंगा। मतलब हर एक दिन अलग अलग होगा। तो ये हर दिन हर एक सब्जेक्ट को लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं उस क्रम में सबसे पहला जो शुरुआत में कर रहा हूँ बिहार के इतिहास से कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी जैसे प्राचीन इतिहास है वो कई चरणों में लेके चलूंगा, कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप लगातार बनाएंगे तो कहीं नहीं छूटेगा। तो आज मेरा जो बिहार का इतिहास है वो उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, पूर्व प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? अब ये आप देखेंगे पूर्व प्रस्तर युग और जो हमारा पूरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है और प्रवर्ती पाषाण काल, ये तीनों का कालों का जो कहते हैं पूरा पाषाण काल में, तो आप देखेंगे ये तीनों काल के अवशेष मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। चिरांद और जो चेचर है वो नवपाषाणिक स्थल है और मनेर, सोनपुर और गया जो सी और डी चॉइस में, ये स्थल परवर्ती हड़प्पा काल के साक्ष्य में रहे। हड़प्पा काल के बाद के जो ग्रामीण सभ्यता वाले साक्ष्य थे वो मनेर, सोनपुर और गया से भी उसके एविडेंस मिले। तो आपको याद रखना है जो तीनों पूर्व प्रस्तर युग, मध्य पाषाण युग और प्रवर्ती पाषाण युग, यानी 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक के साक्ष्य जो है वो मुंगेर और नालंदा से मिले। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, नवपाषाणिक युग के किस स्थल से हड्डी के औजार सर्वाधिक मात्रा में मिले? अब देखिए नवपाषाणिक स्थल जो है हमारे यहाँ 2 है प्राप्त हुए, चिरांद और चेचर। लेकिन किसमें हड्डी के औजार सर्वाधिक मिले हैं तो वो है चिरांद, सारण डिस्ट्रिक्ट का चिरांद। एकदम जो वो आप देखेंगे नवपाषाणिक स्थल जो आप देखेंगे कश्मीर में बुर्जहोम है जो नवपाषाणिक स्थलों में सबसे प्रमुख है, उसी और टिकली हल जो है साउथ में। तो आप देखेंगे ये कर्नाटका में, तो आप देखेंगे ये सब नवपाषाणिक स्थलों से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं और साथ साथ हड्डी के औजार मिले हैं। हड्डी के औजारों का जखीरा कहें आप, बहुत बड़ी मात्रा में।
हिरण के सींगों से और हड्डियों के औजारों से मिले हुए बहुत औजार मिले हैं, वो है चिरांद। दूसरा का एक, उत्तर वैदिक काल में बिहार तक आर्यों का विस्तार का उल्लेख किस में मिलता है? अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये उत्तर वैदिक काल में बिहार, जो आर्यंस थे वो बिहार की सीमा तक पहुंच गए और वो नदी थी सदानीरा, सदानीरा के तट तक पहुंचे थे। सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। तो इस बात की चर्चा वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उसी में विधेक माधव और गौतम राहुगण की कथा है, जिसके अनुसार वैश्वानर को मुख में धारण करके वो चलते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अग्नि को से जलाते हुए और उसी समय लोहे का भी आविष्कार हुआ, उसको काटते हुए, जंगल को काटते हुए, जलाते हुए कहाँ तक पहुंचे? गंडक नदी तक। तो ये आंसर होगा सी। चौथा, 16 महाजनपदों को सर्वप्रथम चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? अब ये देखिए, ये प्रश्न जो है 16 महाजनपदों का, तो 16 महाजनपदों की चर्चा दोनों पुस्तकों में, अंगुत्तर निकाय में भी और भगवती सूत्र में भी। तो अंगुत्तर निकाय चूंकि पहली रचना है, इसलिए सर्वप्रथम आप बोलेंगे, भगवती सूत्र उसके बाद की रचना है। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जैन साहित्य है। तो अगर बौद्ध साहित्य पूछा तब अंगुत्तर निकाय लिखेंगे और जैन साहित्य पूछा तो भगवती सूत्र लिखेंगे, और पहली बार चर्चा पूछा तब भी आप अंगुत्तर निकाय ही लिखेंगे। यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बुद्ध के तथागत बनने का स्थल था। पांचवा प्रश्न, बुद्ध के तथागत, तथागत किसको कहते? कब बने तथागत? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पूछने का मतलब मुझे क्या था, अब ये उसी में घुमा कर पूछा मैंने। तथागत कहते हैं जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान कहाँ प्राप्ति होती है? बोध गया में। सी, बोध गया में ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, जिसको हम लोग कहते हैं ऋजुपालिका का जैन का बोध गया के निरंजना नदी। निरंजना नदी किसको कहते हैं? फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी जो है उसको कहते हैं निरंजना नदी। इसके तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है, जहां पहली बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद पहली जो हुई संगति राजगृह में, बौद्ध संगति, वो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसलिए सप्तपर्णी गुफा का नाम राजगृह, क्योंकि ध्यान में राजगृह ही रहता है, सप्तपर्णी गुफा नहीं रहता। तो ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सातवां, बुद्ध के जीवन का कौन सा प्रतीक चिन्ह बिहार की भूमि से जुड़ा हुआ? अब प्रतीक चिन्ह पूछा। अब देखिए, साढ़ क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण, सॉरी घोड़ा। साढ़ क्या है? तो साढ़ जो प्रतीक है जन्म का। घोड़ा क्या प्रतीक है? महाभिनिष्क्रमण का। और स्तूप के किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। तो घोड़ा, चूंकि घोड़े से निकल के बाहर निकले थे, ध्यान में रखिएगा, घोड़े पर रथ पे सवार होकर के निकले थे। ध्यान में रखिए, उनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़े का क्या नाम था? कंथक। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। और साढ़ है, साढ़ का जन्म से प्रतीक चिन्ह है। और पद चिन्ह जो है उनका पद चिन्ह जो है उनके निर्वाण से प्राप्ति से। और स्तूप जो है उनकी मृत्यु के अवशेष पर बना हुआ है, तो स्तूप मृत्यु से प्राप्ति से। ये जो 5 चीजें हैं जो प्रतीक चिन्ह है। तो इस पर मैंने पूछा कि बिहार की भूमि से क्या जुड़ा हुआ? तो बिहार की भूमि से कौन सा है? ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल। तो पीपल वृक्ष को कहा गया, वो बहुत ही माना जाता है सैक्रेड ये पीपल। हालांकि अब वो नहीं रहा, शशांक ने उसको काट दिया, लेकिन उसके बाद फिर रोपा गया था। तो ये जो सी है इज ए करेक्ट आंसर। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? अब देखिए, सब चारों बौद्ध संगति में क्या क्या हुआ था ये जरूर याद रखिएगा। ये बीपीएससी को और बिहार में किसी भी एग्जाम में बहुत प्रमुखता के साथ पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। आप मौर्य तक को एकदम बिल्कुल बढ़िया से पढ़िएगा बिहार के लिए, वहां से जरूर प्रश्न आते हैं। ये प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। पिटक कहते हैं बौद्ध साहित्य को। सूत पिटक में क्या है? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सूत पिटक में है। और विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध संघ के जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का चर्चा विनय पिटक में है। तो प्रथम में इसकी हुई थी। दूसरा,
जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किस जैन संगति में हुआ था? अब ये देखिए, जो जैन संगति दो हुई, एक तो पाटलिपुत्रा में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, लगभग 300 बीसी के आसपास, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र एवं संभूत विजय ये दोनों हुए थे। इस समय में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, और इसी समय देखिएगा कि दुर्भिक्ष हुआ और दो भागों में बट गया। एक जो हुआ बन चला, जो आगे चल कर के आप देखेंगे कि दो सेक्ट में बन गया, और वो जो था, जो चंद्रगुप्त के जो है वो चले गए श्रवण बेलगोला, और जो यहाँ रह गए वो पाटलिपुत्रा में जो रह गए वे लोग श्वेतांबर दिगंबर के रूप में, एक श्वेतांबर के रूप में मगध में रह गए और दिगंबर के रूप में लोग श्रवण बेलगोला चले गए। तो ये जो चीजें हैं वो पाटलिपुत्र वाला जो है उसी समय डिवीजन हुई, और इसी समय 12 अंगों का संकलन भी किया गया। और दूसरी संगति हुई थी वल्लभी में, गुजरात में, ठीक है, 513 एडी में, और इसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमाश्रमण ने किया था। सब आता है एग्जाम में। हाँ, तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ई, यानी पाटलिपुत्रा, प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्रा में हुई थी। नेक्स्ट आए, 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद थे? अब 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद थे। मगध जो सबसे बड़ा था, फिर अंग और उसका वज्जी संघ, ठीक है, 3 महाजनपद। 11वां, शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? अब देखिए वज्जी संघ कहाँ है, तो आप देखेंगे इधर वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है उधर वज्जी संघ था, उसी के बाद साथ था। इसलिए शिशुनाग ने वज्जियों पर नियंत्रण करने के लिए दूसरी राजधानी वैशाली में बनाई। बी इज द करेक्ट आंसर। 12वां, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों में मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन हुआ? अब देखिए इसमें जो है सबसे पहला पूछेगा कौन सा वंश, तो वो है हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार हुए। हर्यक वंश 12 का बी, ठीक है। जैन साहित्य में श्रोणिक किसे कहा गया है? ठीक है, श्रोणिक। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये एग्जाम्स में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। जैन साहित्य में श्रोणिक, अब दो चीजें देखिए, जैन साहित्य में अजातशत्रु को बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया, और एक मत्स्य पुराण में इनको क्षेत्रीजस कहा गया। तो बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रीजस की संज्ञा दी गई और श्रोणिक की संज्ञा दी गई जैन साहित्य में। ए इज द करेक्ट आंसर। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी इज द करेक्ट आंसर। पहली जो राजधानी थी राजगिरी, ठीक है। बाद में कुसुमपुरा बनाया किसने? कुसुमपुरा, जो अभी पाटलिपुत्र कहा गया, बाद में पटना। तो ये पाटलिपुत्र जो था ये उद्दीन ने बसाया, उस समय उस कुसुमपुरा नाम था। किस शासक के मंत्री वसस्कार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालकर वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की? तो ये होगा बिंबिसार। बिंबिसार के मंत्री थे वसस्कार, जिन्होंने वैशाली के लिच्छवियों में पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने फूट डाल दी वज्जी संघ में। वज्जी संघ में 8 जो है थे छोटे छोटे संघ मिलाकर के वज्जी संघ बना था। तो 8 शासक जो थे उनको इनमें फूट डाल दिया उन्होंने उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए मंत्री जो उसका रिस्पॉन्सिबल था कौन? वसस्कार। तो बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16, किस मगध सम्राट ने सर्वप्रथम रथ, मुसर और महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु ने सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले रथ, मुसर और महाशिलाकंटक इसका प्रयोग किया। रथ, मुसल, महाशिलाकंटक ये एक प्रकार का औजार था, जैसे आप कहें बड़ा बड़ा गुलेल जैसा बना करके बड़े बड़े महाशिलाकंटक में जो पत्थर लगा करके फेंका जाता था। आप देखे होंगे जो पिक्चर बनी, वो कौन सी पिक्चर थी, वो
अभी थोड़े दिन पहले उसमें दिखाया था, इस प्रकार का प्रयोग था, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की फिल्म थी। नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, वो साउथ की फिल्म थी, बाहुबली। यस, बाहुबली, याद आया। बाहुबली जो है उसमें जो है प्रयोग किया गया था। वो आप उसमें अगर देखेंगे तो उसमें उस तरह से बना करके बड़ा सा गुलेला उसको मारता था। वो महाशिला कंटक, मुझे लगा कि सीधे अजात शत्रु से प्रभावित होकर के उसमें उसमें उस चीज को डाला। महाशिला कंटक उसको कहते हैं। रथ मुसल जो था वो मसलने के लिए हैवी चीजों और जैसे रोलर जैसे होता है उस प्रकार का प्रयोग करा करके इस तरह का 2 हथियार का प्रयोग अजात शत्रु ने किया था। 17 जो है, हर्यक वंश के किस शासक ने कुसुमपुरा को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, उदयन ने। 461 से 445 बीसी के बीच इसका शासनकाल था, उदयन ने। ये बहुत ही पूछा जाता है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, 18वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अब ये जो सेकेंड वाला है वो शासक कालाशोक थे, इनको काकवर्णिन भी कहा गया। ठीक है, उनके काल में हुआ था। और तीसरा वाला अशोक के काल में और चौथा वाला कनिष्क के काल में। देखिए, सबका याद रखना है कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, कौन इसकी अध्यक्षता किया और उसमें क्या हुआ। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। कहीं से भी एक प्रश्न तो तय आता ही आता है। 325 ईस्वी में सिकंदर के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? अब देखिए, जिस समय उसने आक्रमण किया था वो 325 बीसी है। उस समय मगध पर घनानंद का शासन था। ठीक है, और इसी घनानंद में जो आप देखेंगे, घनानंद जो है वो चाणक्य को अपमानित करता। आगे भी मैंने प्रश्न में भी दिया कि चाणक्य को अपमानित करता है और चाणक्य ने भी प्रतिज्ञा की कि इस पर नंद वंश का समूल नाश कर देंगे। और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ढूंढता है, एक ऐसे बालक को जो बालक के रूप में, फिर उसको ट्रेंड करता और तब चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में स्थापित करता है, मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट, वज्जी संघ में कुल कितने जो शामिल थे उस संघ में? तो 8 जो है वो वज्जी कुल में थे। ज्ञात्रिक, जो उसमें से एक ज्ञात्रिक भी था, का संबंध किससे है? अब ये वैशाली में ज्ञात्रिक था, जिस कुंडग्राम में, जिसके राजधानी जो है कुंडग्राम थी उसकी, और उसकी धार्थ जो राजा थे वहाँ के, जो उस संघ के, और उन्हीं के यहाँ पैदा हुए थे महावीर। ठीक है, तो ज्ञात्रिक कुल का जो संबंध है वो महावीर से है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अब पहली बार मगध का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें व्रात्य कहा गया। बहुत अच्छा, मगध के लोगों को मलेच्छ भी कहा गया, व्रात्य भी कहा गया। तो ये जो चीजें हैं अथर्ववेद में मिलती है। नेक्स्ट, महावीर के जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला चंदना का संबंध किस महाजनपद से है? अब देखिए, ये अंग जनपद की जो चंपा राजधानी थी उसी की रहने वाली थी चंदना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक बिहार के शाहाबाद भोजपुर में प्राचीन गणराज्यों में से किसका शासन था? अब ये देखिए, ये जो है ये भोजपुर से, शाहाबाद भोजपुर से लेकर और मुजफ्फरपुर के बीच के इलाके में ये गणराज्य का शासन था और उसका नाम था बुली गणराज्य, अलकप का बुली गणराज्य। ठीक है, ये ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये प्रश्न अभी आया नहीं है, आ सकता है। अलकप का बुली गणराज्य। 25वां, विदेह राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, अब इसमें ध्यान में रखिएगा, विदेह के जो राजवंश के संस्थापक हैं वो निमि, मिथि और सिरध्वज जनक और इक्ष्वाकु। ठीक है, अब सब रिलेटेड हैं इससे, लेकिन इसका जो संस्थापक है वो सिरध्वज जनक है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश किस राजवंश से प्रारंभ होता है?
बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ नामक राजा ने सबसे पहले मगध के राजवंश की स्थापना की, उसके बाद हर्यक वंश आता है। तो बृहद्रथ वंश पहला, बी इज द करेक्ट आंसर। मगध के किस शासक ने अवंती के चंड प्रदोत, शासक का नाम था, कि चिकित्सा के लिए अपना निजी चिकित्सक वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ भी आ सकता है। मगध के शासक ने किसको भेजा? चंड प्रदोत को, भी याद रखना है। किस चिकित्सक को? तो जीवक को। कहाँ भेजा? उज्जैन भेजा। तो ये कौन आंसर होगा? बिंबिसार। बिंबिसार शासक थे जिन्होंने चंड प्रदोत के को जो रोग हो गया था उसके लिए जीवक को भेजा था। वैद्य थे जीवक जो उनके निजी चिकित्सक थे। 28वां, अपनी अस्थायी सेना में किस शासक ने पहली बार हाथी का प्रयोग किया? अब देखिए, ध्यान में रखिएगा, भारत में हाथी सेना सबसे पहला, जो पिल सेना कहते हैं, इसका सबसे पहला प्रयोग जो है बिंबिसार ने किया बड़ी मात्रा में। 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस मगध के शासक को परशुराम, दूसरे परशुराम शब्द होना चाहिए, परशुराम का अवतार कहा? ठीक है, अब ये जो होगा वो महापद्मनंद, महापद्मनंद को दूसरे परशुराम का अवतार की संज्ञा दी गई है, जिनको पाली साहित्यों में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पाली साहित्य का उग्रसेन कौन सा शासक है? तो महापद्मनंद। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान विष्णुगुप्त को, विष्णुगुप्त किसका नाम था? चाणक्य का ओरिजिनल नेम विष्णुगुप्त था। वो अपमानित करने वाला शासक कौन था? तो घनानंद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चाणक्य का जो ओरिजिनल नेम था विष्णुगुप्त। ठीक है, और जिसको हम लोग, जब किताब उन्होंने लिखा कौटिल्य के नाम से लिखा, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो 3 नाम उनके हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, तो आप ये 30 प्रश्न हुए। अब इसके बाद हम सिकंदर के आक्रमण से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, मौर्य तक को कवर अप करेंगे, कोशिश करेंगे वो सब अच्छे प्रश्न डालने का, जिससे कि आप लोग की तैयारी बिल्कुल हो जाए। बहुत सतही वाली बातें हम नहीं कहेंगे कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, ये सब आप मान के चल दें, मेरे छात्र इतना तो जानते ही जानते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको बहुत अंक वाला ये से इस तरह से आ करके कोई टेस्ट मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं डिस्कस करके आपको आपकी अभिवृद्धि कर रहा हूँ। तो मेरे प्रश्न थोड़े स्तरीय होंगे, आप अगर इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली छोटे वाले की तैयारी आराम से हो जाएगी, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर कठिन प्रश्न पूछ दिया तो वहाँ आपको बहुत एज मिलेगा, आपको बहुत जो है उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में इसकी सार्थकता पता चलेगी। तो ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट्स पर अलग अलग रूप में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।